आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैलेसीमिया एक रक्त रोग है जिसमें रोगी के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। सही जानकारी और जागरूकता से इस बीमारी को हराया जा सकता है। फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ थैलेसीमिया जागरूकता पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनसे इस विषय पर खास बातचीत। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। जैकी श्रॉफ को कौन नहीं जानता। आप एक जाने माने अभिनेता हैं। कई हिट फिल्में आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। 80 के दशक में हीरो फिल्म से धूम मचाने वाले जैकी श्रॉफ जी आज हमारे साथ हैं। वे फिल्मी पर्दे के हीरो ही नहीं बल्कि असल जिंदगी के हीरो भी हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मानवता की खूबियों से धनी जैकी श्रॉफ जी थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जैकी श्रॉफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली में। प्रणाम, सादर प्रणाम सबको। थैंक यू सर। सब हमारे श्रोता बहुत रोमांचित हो जाएंगे आपकी आवाज सुन के। सर ये बताइए, थैलेसीमिया के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। थैलेसेमिक्स इंडिया से आप जुड़े हैं, तो ये कैसे आप जुड़े इसके साथ? कैसे जुड़े मतलब मैं गया था इन्फोसिस में, थैलेसीमिया की बातें हो रही थी, तो डॉक्टर नीता मुंशी जी है वहाँ पे जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया था पुणे में। तब जाके पता चला मुझे कि ये थैलेसीमिया क्या है। प्रचार करेंगे तो किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं, तो मैंने सोचा जब प्रचार ही करना है तो क्यों नहीं कर रहे लोग, क्यों बच्चों को सफर करना चाहिए। तो फिर ये बातें मैंने शुरू कर दी और फिर मजेठिया मैडम मिली मुझे, उस वक्त 78 थी, आज 85 है। उनके साथ फिर मैंने काम शुरू किया। जहाँ वो ले जाती थी मैं जाकर बातें करता था, कुछ जरूरत पड़ती तो उनको वो दे देता था। ये सारी चीजें चालू कर दिया और मैं अपने दोस्तों को भी बोलने लगा कि भाई किचन में बोलो कि बच्चा पैदा करने से अपना खून को तपासो थैलेसीमिया माइनर के लिए। अगर औरत को और मर्द को दोनों को होगा तो फिर बच्चा सफर करेगा। हर 15 दिन में खून बदलना पड़ेगा। हर 15 दिन में खून बदलना मतलब जिंदगी भर माता पिता को प्रॉब्लम, बच्चे को प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता नहीं था इसीलिए। तो ये प्रचार करना बड़ा जरूरी है और आकाशवाणी जैसे जो आपको माध्यम है उसके जरिए तो आप पूरे हिंदुस्तान में पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते दुनिया में। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कैसे आप जुड़े इससे। ये लगभग कब की बात होगी, किस सन में जुड़े आप? हाँ मैडम, 8 साल पहले आप जुड़े। तो ये बताइए कि जैकी श्रॉफ सर, आपने बोला अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप साथ देते हैं, आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो किस तरह की जो है आप जानकारी फैलाते हैं अपने पेशेंट्स के बीच? सिंपल, जितना सिंपल रखे उतना अच्छा। और हर स्टेट के गायनेकोलॉजिस्ट मैंडेटरी करना चाहिए इस बात को कि शादी करके जब बच्चा पैदा करने के लिए आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट चेक करते हैं ना जी, उनको ही समझा देना चाहिए कि अपने ब्लड को टेस्ट कर लो जी थैलेसीमिया माइनर के लिए। अगर माता पिता को दोनों को होगा तो जिंदगी भर प्रॉब्लम रहेगा घर पे। बच्चों का हर 15 दिन में ब्लड निकाल के नया डालना पड़ता है और नसें नहीं मिलती इतनी छोटे बच्चों का, तो पैर के नसें ढूंढते रहते हैं। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हमें सिर्फ प्रचार ही करना है और गायनेकोलॉजिस्ट को मैंडेटरी करना है हर स्टेट में, जैसा गुजरात में किया है इन्होंने। कई सेक्टर्स में, कई सेक्शन में उन्होंने एक कंपल्सरी मैंडेटरी किया है कि गायनेकोलॉजिस्ट उनसे बात करेंगे। सर, आप पिछले 8 साल से इस कार्य में, इस नेक कार्य में जुटे हुए हैं। कोई ऐसा वाकया आपको याद आ रहा है जो हमारे श्रोताओं के साथ आप अभी साझा करना चाहें? अभी कल ही मैं गया था एक थैलेसीमिया अवेयरनेस के प्रोग्राम में जहाँ पे हमारी मजीठिया मैडम है जो जिनका 85 बर्थ, 8 और 5 85 ईयर ये हो गई है। वो पैसे जमा करती है बच्चों के लिए। 10 लाख लगता है वो नैरो ट्रांसप्लांट करके रिपेयर करने के लिए बच्चों को, उनको सही बनाने के लिए। और अवेयरनेस वो जो है बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाके कहीं 60 बेड ले दिए, 60 बेड का हॉस्पिटल है जो फ्री बच्चों को ट्रीटमेंट और वगैरह देते हैं। कहीं से फ्री खून आता है। उन्होंने कई बेड रखे हैं इन बच्चों के लिए। वहाँ के डॉक्टर बड़े हेल्प करते। तो ये सारी चीजें ऐसे बड़े बड़े लोगों को मिलकर समझ में आते हैं। इसी का बटन दौड़ जी। सर, जैसा आपने जिक्र किया, आकाशवाणी जन जन तक पहुंचता है। शालिनी जी, गॉड ब्लेस यू। अच्छी खबरें फैलाते रहें, हेल्थ की बात कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। बस ऑल द बेस्ट टू यू, ब्लेस यू, लव टू योर फैमिली। और अपने जो स्टाफ हैं, अपने जो चाय बनाते हैं ऑफिस में, उन सबको भी बहुत बताओ
जी। उनको बताओ, ताकि गांव में बातें आकाशवाणी की तरह पहुंच जाएगी कि भैया शादी करके बच्चे पैदा करने से पहले अपने खून को तपास लो, थैलेसीमिया माइनर दोनों को तो नहीं है ना। अगर एक को है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो कोई डरने की बात नहीं, बीमारी नहीं, दोनों को नहीं होना चाहिए। तो आकाशवाणी के जरिए ये बातें हर घर में पहुंचा दें, पूरे हिंदुस्तान में आप ऐसी बातें फैला सकती हैं। इसमें किसी का एक पैसे का, मेरा एक पैसे का फायदा नहीं है, किसी का फायदा नहीं है, मगर बच्चों की जान बचती है। बिल्कुल। सिर्फ इतना बोलने से कि खून को तपासो थैलेसीमिया माइनर के लिए, माँ और बाप दोनों को नहीं होना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी बर्बाद। तो ये सिंपल बात है। हर सुबह उठ के जैसे हम उठते हैं और रेडियो पे बातें सुनने लगते, दुनिया भर की खबरें, उसमें अगर ये बात भी बोल दी आकाशवाणी ने तो हर घर में पहुंच जाएगा हिंदुस्तान के। हर डॉक्टर, हर गायनेकोलॉजिस्ट के समझ में आ जाएगा कि भाई मैंडेटरी कर दो। हर माता पिता जो बनने वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा कि खून तपासो। थैलेसीमिया एक ऐसी चीज है जो बीमारी नहीं है, तो उसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। सिर्फ ये है कि माता और पिता दोनों को नहीं होना चाहिए, वरना बच्चा मेजर पैदा होगा। सिंपल बातें हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जैसा आपने कहा, आकाशवाणी का प्रयास रहता है कि हम अपने श्रोताओं को जागरूक करें, और थैलेसीमिया के लिए भी हम जागरूक करते हैं, जागरूकता हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से फैलाते हैं। क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, जरूर हमारे श्रोताओं के नाम आप एक संदेश दें। चलते चलते क्या एक संदेश रहेगा, क्योंकि इसमें ब्लड डोनेशन की भी बहुत आवश्यकता होती है, तो किस तरह से हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आगे आ सकते हैं और ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप बताएं। ब्लड डोनेशन के कैंप होते हैं जी, सोसाइटीज होती है, रोटरी क्लब है, लायंस, दुनिया भर के क्लब है। इन सब को तो हर एनुअल 6 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप रखना चाहिए। सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए नहीं, ब्लड की जरूरत कई इंसानों को पड़ता है, और थैलेसीमिया में हर 15 दिन लगता है। तो हो सके जो हेल्दी हैं, जिसकी उम्र अब हो नहीं गई है, जो ब्लड दे सकते हैं वो देना चाहिए। बाकी प्रचार ही एक ऐसी चीज है जो ये चीजों को खत्म कर देगी। 10,000 बच्चे इंडिया में, हिंदुस्तान में हर साल इन्फेक्ट हो जाते हैं। 10,000 बच्चे, क्योंकि माता पिता को पता ही नहीं बच्चों का क्या गलती है इसमें, मतलब बड़े क्यों ऐसे हो। लिविंग हेल्दी थैलेसेमिक मेजर कैरियर कल मिला मैं, 50 साल की थी वो, मगर 50 साल से उनके पापा ने और उनके माता जी ने हर 15 दिन उनका ब्लड को बाहर निकाल के नया ब्लड डाला है। तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है और कितना आसान है इसे रोकना। प्रचार से रोका जाएगा, और आकाशवाणी से कोई बड़ा है ही नहीं। तो सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और थैलेसीमिया जैसी बीमारी के बारे में एक जागरूकता आपने फैलाई है, वो आकाशवाणी के माध्यम से भी, आपकी आवाज के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचेगी, और उम्मीद है हमारी की अवेयरनेस हर घर तक पहुंचेगी। आपने समय दिया और आप आकाशवाणी के लिए आपने ये मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और एक बहुत बड़ा थैंक यू आकाशवाणी दिल्ली की ओर से। शालिनी जी, आपका थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके आकाशवाणी पे आकर मैं ये बात करूं। आपने मुझे इतना वक्त दिया आपके एयर पे। मैं आपके सब बड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। थैंक यू सो मच। अभी आप थैलेसीमिया जागरूकता पर फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ से ली गई विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। हम अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से परिभाषित नहीं होते, बल्कि हम उन्हें कैसे पार करते हैं उससे परिभाषित होते हैं। इस बात को सच करके दिखाया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट डॉक्टर कावेरी बिरला ने। आइए सुनते हैं उनकी जर्नी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कावेरी है और मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैं एक डॉक्टर होने के साथ एक थैलेसीमिया की पेशेंट भी हूँ। भारत का थैलेसीमिया का अकेले का योगदान 25% है, जिसका मतलब ये है कि भारत को सारे देशों में सबसे ज़्यादा खून की उपलब्धि और जांच केंद्र की ज़रूरत है। थैलेसीमिया, जैसे कि काफ़ी लोग जानते हैं, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शरीर में खून बनाने की क्षमता या तो कम होती है या बिल्कुल नहीं होती, जिसके कारण इन मरीजों को बाहर से खून चढ़वाना पड़ता है। क्योंकि ये कंडीशन ज़िंदगी भर रहती है, ये काफ़ी चुनौतियों के साथ आती है, जो सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी होती है,
और उनके आसपास वालों को इस परिस्थिति का सामना करने में सहायक बनना पड़ता है। ये चुनौतियाँ मेरे साथ भी आईं, पर उन चुनौतियों के साथ आया आभार उन लोगों के लिए जिन्होंने समय समय पर मुझे खून का दान दिया, जिसने मुझे प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया कि मैं उन लोगों की ज़िंदगी बेटर करने के लिए कुछ काम करूं। मुझे यह आभास हुआ कि ये सब मैं डॉक्टर बन के हासिल कर सकती हूँ, और उधर से शुरू हुई मेरे डॉक्टर बनने की कहानी। मुझे ये अनुभव हो गया था कि मुझे आम व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर क्योंकि हर जगह से इतना सपोर्ट और प्यार था, तो मैंने काफ़ी मेहनत और निष्ठा के साथ वो सब हासिल किया जो ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी कठिन होता है। आज जब मैं थैलेसीमिया के वार्ड में जाती हूँ तो उधर के बच्चे और उन बच्चों के पेरेंट्स के पास मेरे लिए काफ़ी प्रश्न होते हैं। वो मुझसे इंस्पायर होते हैं, अपने बच्चों को मेरा उदाहरण देते हैं। उन लोगों को भी ये महसूस होता है कि इस चीज़ को अगर सही नज़रिए से देखा जाए तो और सबके योगदान के साथ संभाला जा सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगी कि कोई भी बीमारी या कंडीशन दिमाग की क्षमता या कैपेबिलिटी से बड़ी नहीं होती। थैलेसीमिया जैसी परिस्थिति के साथ रहने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, या उसे स्वीकार करना और ये समझना कि एक ऐसी स्थिति है जिसके साथ रहना संभव है। थैलेसीमिया का हर मरीज़ सही ट्रीटमेंट के साथ वो हर काम कर सकता है, वो हर चीज़ अचीव कर सकता है जो आम लोग करते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कावेरी बिरला को, जिन्होंने थैलेसीमिया जैसी बीमारी से हार नहीं मानी, बल्कि अब डॉक्टर बनकर अन्य लोगों की मदद कर रही हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्तमान में प्रदूषण के चलते अस्थमा के रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण और अस्थमा, आइए सुनते हैं इस विषय पर भेंटवार्ता चेस्ट फिजिशियन और अस्थमा विशेषज्ञ डॉक्टर संजय राजपाल से बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। और मैं चाहूंगा कि आपके श्रोताओं को बता सकूं अस्थमा स्पेशली ड्यूरिंग पोल्यूशन। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा अस्थमा एंड दैट टू ड्यूरिंग पोल्यूशन, ये बहुत जरूरी हो जाता है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर के खासतौर पर अगर हम बात करें तो प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा है। तो मैं एक सिलसिलेवार तरीके से मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले उन श्रोताओं को जिनको इस बीमारी की जानकारी नहीं है कि अस्थमा किस तरह की बीमारी होती है। अस्थमा हमारे फेफड़ों की बीमारी होती है। इसके अंदर बैठे बैठे कोई बार बार खांसी करे, हफ्तों तक खांसी करे, या एकाएक सांस फूलने लग जाए और आवाज के अंदर साए साए की आवाज, जिसको वीजिंग कहते हैं, ऐसी आवाज आने लग जाए। कई बार लोग घबरा जाते हैं। बच्चे को होने लग जाए तो माता पिता घबराते हैं, और खुद को होने लगे समझ नहीं आता। जैसे कोई आपकी छाती के ऊपर बैठा हुआ है, वजन दे रहा है, और आपको सांस निकालने में दिक्कत हो रही है, लेने में नहीं। इसके अंदर ये सांस की नलियों की बीमारी होती है। नलियां सुकड़ जाती हैं, सूजन आ जाती है, और उनके अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो मसल्स होते हैं स्पैज़म में चले जाते हैं, और म्यूकस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लग जाता है। इस एक्स्ट्रा म्यूकस को फेंकने के लिए व्यक्ति बार बार खांसता है इरिटेंटली। तो जो आपने बताया बार बार खांसी होती है, इसके अलावा और क्या लक्षण होते हैं? ये सूखी खांसी होती है, जैसे टीबी होता है या निमोनिया होता है, उसके अंदर बलगम खून आता है। इसमें ये सब नहीं होता है। इसके एक्स्ट्रा लक्षण ये होते हैं कि जो ये सूखी खांसी रात के टाइम पे ज्यादा होती है, अर्ली मॉर्निंग या नाइट, और जब फॉग हो जाए या स्मॉग हो जाए, स्मॉग है ये इरिटेंट होता है, ये एस्मा कॉज नहीं करता, इसका ट्रिगर होता है। तो एस्मा एक ऐसी बीमारी होती है जब आपको नॉर्मल है, तो जब एस्मा कंट्रोल होता है तो एक व्यक्ति एक ओलंपिक प्लेयर की तरह, एक चैंपियन की तरह खेल सकता है। मगर उसी व्यक्ति को जब अटैक होता है, ट्रिगर, विंटर, पोल्यूशन, दीज आर ट्रिगर, स्मोक, इट कैन बी सिगरेट स्मोक और अदर स्मोक। तो आपकी बात से जो मुझे समझ में आता है डॉक्टर साहब कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए, तो आप काफी चीजें कंट्रोल में ला सकते हैं, इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने पहली बारी 1 मील को अंडर 4 मिनट रन किया था, रॉस, ही वाज एस्थमेटिक। सो इमेजिन कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड एथलेटिक्स में तोड़ रहा है, अगर वो वेल कंट्रोल्ड है तो ही कैन रन इन ओलंपिक एंड ही कैन विन अ मेडल।
सो इसको कंट्रोल करने बहुत जरूरी होता है, एंड यू कैन कंट्रोल इट 100% विद वेरी सिंपल मेथड इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। तो वो मेथड्स भी आपसे जरूर जानेंगे, हमारे श्रोता भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अगर अस्थमा है या उस तरह के कोई लक्षण दिख रहे हैं तो वो क्या करें। खांसी के 24-25 कारण होते हैं। एक सिंपल एक्सरे से पता लग जाता है कि टीबी है, निमोनिया है। एक्सरे, और जो एस्थमा होता है वो एक्सरे में नहीं आता बिकॉज वो नलियों की बीमारी है। अच्छा। तो जब एक्सरे नॉर्मल होता है तब हम सोचते हैं कि एस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, जो कि स्मोकिंग से होता है। तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। सिंपल टेस्ट कराते हैं डॉक्टर। ब्लड टेस्ट के अंदर वो ईओसिनोफिल काउंट देखते हैं, IgE देखते हैं, और एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जिसके अंदर सांस की नलियों फूंक मरवाते हैं। अच्छा। एक PEFR, मतलब छोटी सी एक नली में फूंक मरवाते हैं, देखते हैं आपकी, अगर आपके सारे नलियां खुली हैं तो आपकी 100% आता है वो फूंक का रिजल्ट। अच्छा। और अगर वो नलियां बंद हैं तो वो 80%, 60%, तो उससे हम ये देख लेते हैं कितना माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एस्थमा है। उस हिसाब से हम दवाइयां देते हैं। तो इसकी दवाइयां भी उस हिसाब से आप देते होंगे कि किसको किस लेवल का एस्थमा है। एब्सोल्युटली राइट। जैसे बटन ताकने के लिए हम सुई का इस्तेमाल करते हैं, तलवार का नहीं। तो अगर किसी को कम एस्थमा तो ज्यादा दवाइयों से दवाइयों के नुकसान होंगे उसको, फिर वो दवाइयों के साइड इफेक्ट विल बी मोर देन द डिजीज। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है अपने श्रोताओं को बताना कि आपको अगर लगता है कि अस्थमा है और आपने किसी से बात की, मेरे किसी पड़ोसी को था या रिश्तेदार को था, तो वही दवाई मैं ले लूं, तो वही ठीक तरीका नहीं है। ये मैंने देखा है भारत में काफी होता है, और ये गलत प्रथा है, ये नहीं होनी चाहिए। लोग कई बार डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे सरकारी है, बहुत सारे लोकल आपके इलाके में डॉक्टर्स हैं, अगर आप मिलेंगे। और एक आपको एस्थमा का डायग्नोस करने का एक बहुत सिंपल और तरीका बता देता हूँ। ये पुश्तैनी होता है, इट्स अ जेनेटिक कॉज। या अगर जैसे माता पिता किसी एक को एलर्जी है और उनके 4 बच्चे हैं, तो 4 में से एक को होगा। अगर माता पिता दोनों को एलर्जी है, चाहे वो स्किन की हो, चाहे नाक की हो, आई की हो, या एस्थमा हो, या पेट के फूड एलर्जी हो, तो अगर 4 बच्चे तो 2 को हो सकता है। एंड नॉट माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, एनी ब्लड रिलेशन फ्रॉम आइदर मैटरनल और पैटर्नल साइड, जैसे मौसी, चाचा, इससे भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे मैंने शुरू में बताया श्रोताओं को, 35 सालों से आप चेस्ट डिजीजेस को देख रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे। तो क्या ऐसा होता है कि अस्थमा के केसेस बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं? जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब जो छोटा बच्चा होता है उसकी नलियां छोटी होती है। छोटे बच्चे में थोड़ी सी भी अगर सिक्रीशन बढ़ जाएंगी, म्यूकस बढ़ जाएगा जो एस्थमा में उभरता है, तो वो बेचारा बहुत परेशान हो जाएगा। वो दूध नहीं पिएगा, वो हांफने लगेगा, उसके सांस रुकने की आवाज आएगी। और उससे भी पहले कुछ जरा सम डेंजर साइंस ऑफ एस्थमा, पल्स रेट गोइंग वेरी हाई, मोर देन 120, रेस्पिरेटरी रेट विच इज नॉर्मली 12 एक मिनट में, अगर वो 24-30 हो रहा है, दैट्स अ डेंजर साइन। रात के टाइम पे अगर कोई बच्चा या बड़ा भी अगर सांस खांसी कर रहा है, दैट्स अ डेंजर साइन एट नाइट। एक आम बच्चे को 4 से 5 बारी साल में वायरल अटैक होता है, और वायरल अटैक इज अ ट्रिगर फॉर एस्थमा। और बच्चों में वायरल ज्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों में अटैक ज्यादा होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स विद स्मॉग एंड पोल्यूशन। सो दिस इज द वनरेबल Other age group is above the age of 65 years. Heart patients, cancer survivors, elderly patients. They are like children again. Their immunity is low. And immunity also plays a major role. Absolutely, because if you don't get viral and bacterial infection, you will not have triggers for asthma. You will, when the peak of health between 20 to 45 or 50 years, you get the least attacks of asthma. Youth, extremes of age, less than 3 years, more than 65, 70 years, your immunity is low, your eating habits. More prone to that. They are more prone to viral and bacterial इन्फेक्शंस। और एस्थमा भी मैं आपको बताना चाहूँ 18 प्रकार का होता है। हर एक एस्थमा सेम नहीं होता। कुछ होता है एलर्जिक एस्थमा, जिसके अंदर फूड एलर्जीज होती हैं, उसके अंदर एस्पिरिन की एलर्जीज होती है, पेन किलर्स ये नहीं खानी होती है, एस्थमेटिक्स पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बच्चों की जब हम बात कर रहे थे, तो कई बच्चों को मैंने सुना है कि इनहेलर्स भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि समय समय पर जब अटैक ज्यादा हो तो ले, पर बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि पेरेंट्स को मैनेज करना होता है, और बच्चे घर पे तो नहीं रहते हैं, स्कूल भी जाते हैं, खेलते भी हैं, आपस में मिलते भी हैं। तो किस तरह से उनके पेरेंट्स अलर्ट रहे? बेहतरीन सवाल है। पहली बात, इनहेलर्स बहुत अच्छी दवाई होती है। पहली बात, हमारी धारणा है हमारी सोसाइटी में कि इनहेलर्स एडिक्टिव हो जाते हैं। अगर आप एक बार ले लेंगे, इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आप छुड़वा नहीं पाएंगे। ये गलत धारणा है। जो दवाई मैंने आपको शुरू में कहा था, जो काम सुई से हो जाए उसके लिए तलवार की जरूरत नहीं होती। जो इनहेलर है वो सुई है, बहुत कम दवाई है। अच्छा। तो इनहेलर भी 2 प्रकार के आते हैं। एक होते हैं रेस्क्यू, जिससे कहते हैं किसी को अटैक हो रहा हो तो हम उसको, वो ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, तो जब हम वो देते हैं तो जिनकी नलियां सुकड़ नहीं है, वो एकदम से 30 सेकंड के अंदर सबसे जल्दी काम अगर कोई दवाई करती है एस्थमा में, तो वो इनहेलर करता है।
उसी को नेबुलाइजर भी देते हैं, जी, उसी को रोटाहेलर में भी देते हैं, क्योंकि देने के लिए तरकीबें होती हैं अलग अलग स्पेसर के थ्रू। तो वो तुरंत 30 सेकंड्स के अंदर काम करता है और वो 6 घंटे तक काम करता है। 6 घंटे के बाद आपको उसको रिपीट करना पड़ता है, और दिन में जैसे 4 बार। ये होते हैं रेस्क्यू वाले, ये तब देते हैं जब किसी को अटैक हो जाए स्कूल में, और ये हम बच्चों के साथ ये एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना अलाउड होता है उनको, बिकॉज इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं एस्थमा के अंदर। साइकोसोमैटिक डिजीज है, स्ट्रेस रिलेटेड, एंगर रिलेटेड, एक्साइटमेंट रिलेटेड, डिप्रेशन रिलेटेड। यस यस, दिस इज साइकोसोमैटिक डिजीज ऑल्सो। किसी की डेथ हो जाए फैमिली में, एग्जाम में खराब नंबर है, कुछ भी प्रॉब्लम हो डिप्रेशन की, एडोलेसेंस की, सो एस्थमा कैन बी मोर। अगर आपको एस्थमा है तो आपको डॉक्टर को बताना है। प्रेगनेंसी में अगर आप एस्थमा है तो बताना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट को। कहीं बाई चांस सिजेरियन हो आपका, तो आपको वो वाली दवाई से एनेस्थीसिया दिया जाए जो एस्थमेटिक में सेफ है। और अब मैं पहला आपने पूछा था, 2 प्रकार के इनहेलर्स होते हैं, एक तो जो तुरंत जो हमें रेस्क्यू देते हैं, दूसरे थे प्रिवेंटिव। आपने मुझे पूछा कैसे प्रिवेंट किए, तो प्रिवेंट करने के लिए इनहेलर्स आते हैं, इनको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। इनहेलर में बहुत कम स्टेरॉइड होता है, इसी के नेबुलाइजर आते हैं, गोली से कम होता है। तो जब आप ये इनहेलर और नेबुलाइजर्स आर वेरी सेफ, बट अंडर अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन है। जो प्रिवेंटिव इनहेलर होता है वो 3 हफ्ते बाद काम शुरू करता है कई बारी, तो 3 हफ्ते तक लगातार लेंगे तो वो काम शुरू करेगा। तो 3 महीने से लेकर 6 महीने साल तक लगातार लेते रहना है, तो आपको नहीं होगा। दूसरी चीज, माँ का दूध बहुत जरूरी होता है। अगर माता पिता में किसी को एस्थमा है, और किसी माँ का दूध जितना देर तक पिलाया जाए, तो बचपन में स्मोकिंग और स्मोकर से दूर रखना है बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, टॉप फीड्स वो वाले देने जो एलर्जेनिक ना हो, जैसे घर का सब्जी खाना, घर की, तो एस्थमा के चांस कम हो जाते हैं। जी, बहुत विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हम एक बच्चे को भी बचा सकते हैं कि वो एस्थमेटिक ना हो। ये भी बताएं कि जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, जिस पर हम खास तौर पर आज बात करना चाह रहे हैं, कि जब प्रदूषण होता है किस तरह से अस्थमा पेशेंट को ये ट्रिगर कर सकता है। देखिए, इसके अंदर 2 चीजें, एक तो जो ठंड है, जो कोल्ड है, इससे ट्रिगर होते हैं। दूसरा जो इसके अंदर इरिटेंट्स हैं, जो कार्बन है, जो बाकी जो पार्टिकुलेट मैटर्स है, जो जिसकी वजह से, जो डीजल की वजह से है, या कंस्ट्रक्शन की डस्ट पार्टिकल्स है, मोल्ड्स भी है, पोलन भी है, सारे है इसके अंदर। इससे हमें बचना होता है। आपने देखा था, हमने कोविड के अंदर मास्क पहने थे, मास्क इज अ गुड थिंग। एक दूसरा, जब भी हम बाहर जाएं तो हमें ठंड से बचना है, तो थर्मल्स 4 लेयर कपड़े पहनना, ताकि हमें ठंड ना लगे, और URI से बचना है ताकि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो। हाथ को धोते रहें ताकि किसी और को है तो आपको ना आए, जैसे हमने कोविड में किया। तो हाइजीन, हैंड हाइजीन, एंड बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो, चाहे वायरल चाहे बैक्टीरियल। इसके लिए वैक्सीनेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे कि कोविड की लगी हमें, ऐसी फ्लू की अर्ली वैक्सीनेशन होती है, निमोनिया की वैक्सीनेशन होती है, जो अगर आप 3 बारी लगा ले तो लाइफ लॉन्ग नहीं लगानी होती है। तो अगर निमोनिया की वैक्सीनेशन लगा ले, फ्लू की जो बच्चों की जितनी वैक्सीनेशन है, जो सरकार सबके लिए फ्री देती है, अगर वो बच्चे को रहे टाइम पे, तो उससे भी बच्चे के एस्थमा होने के चांसेस कम है। बट वी हैव टू फॉलो इट टू द टी, जिसे कहते हैं सारी लगे, वो बहुत जरूरी रहती है। तो एक वैक्सीनेशन, ठंड से बचना, मास्क, हैंड हाइजीन, और अगर सपोज हमें कोई हो जाए URI या एस्थमा ट्रिगर, तुरंत इलाज कराना विद रिलीवर्स एंड प्रिवेंटर इनहेलर्स, और वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू विल बेनिफिट। डॉक्टर साहब, काफी बातें आपने बताई, बहुत सारी बातें हमें आज नई समझ में आई। ये भी बताइए कि जब हम फेफड़ों की बात करते हैं, लंग्स की बात करते हैं, बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो जुड़ी हुई हैं। जैसे अस्थमा की तो हम बात कर ही रहे हैं, ब्रोंकाइटिस भी है, COPD भी है, TB भी होता है, तो क्या फर्क होता है इन बीमारियों में? पहले मैंने आपको बताया कि एस्थमा नलियों की बीमारी है। जो TB और निमोनिया है वो पेरेनकाइमा की बीमारी होती है। जैसे अगर एक्सरे करें, CT स्कैन करें, तो TB और निमोनिया और कैंसर, मेलिग्नेंसी आ जाएगा। एस्थमा और COPD नहीं आता। COPD में कई बार हमें एम्फाइसीमा दिख जाता है। COPD जो बीमारी है, जो आपने बताया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये स्मोकर्स में होती है। तो जैसे अगर मैं सपोज कोई व्यक्ति 20 साल 10 सिगरेट, या 10 सिगरेट 20 साल, या 20 सिगरेट 10 साल पिए, 20 पैक ईयर्स, तो ही इज प्रीडिस्पोज्ड टू गेटिंग chronic bronchitis. So chronic bronchitis usually occurs around 45 से 50 साल में, जिनका सांस फूलता है। अच्छा, वो कम एज में नहीं देखी? नहीं,
बच्चों को एस्मा ठीक हो जाता है। बताता हूँ, अगर 100 बच्चे हैं 8 साल की उम्र में आके, उसमें से 20 बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको कभी जिंदगी में एस्मा नहीं होता। अच्छा। और 14 साल की उम्र में आके 60 to 80% बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको कभी एस्मा नहीं होता। 20% बच्चों को फिर से सेकेंड और थर्ड डिकेड यानी 20 और 30 साल की उम्र में आ जाता है। तो रफली अगर 100 बच्चे हैं तो 30-40 ही सारी जिंदगी एस्मा होंगे, 60-70 ठीक हो जाएंगे। और ये ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जिनको बार बार अटैक ना हो रहे हो, जिनके माता पिता डॉक्टर पे जाके रेस्क्यू इनहेलर्स भी ले के साथ साथ प्रिवेंटिव इनहेलर्स भी ले रहे हो, और ये और शॉर्ट टर्म में कई बार वो स्टेरॉइड्स भी देते हैं, उससे घबराना नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत पॉजिटिव एक आपने बात बोली कि बच्चों में अगर होता भी है बाय बर्थ तो वो काफी बच्चों में ठीक भी हो जाता है। 70% बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं बाय एडोलेसेंस। बट मैं एक रिवर्स क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर बचपन में वो ठीक है, बच्चा उसको कुछ भी नहीं हुआ और जेनेटिकली भी उसको कुछ नहीं हुआ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब वो 14-15 साल 20 साल का हो तो एस्थमेटिक बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज मैंने को पहले बताया कि फैमिली में एलर्जी इज द मोस्ट कॉमन डिजीज इन द वर्ल्ड। अगर अब मैं एक डिजीज आप मेरे से पूछो सबसे कॉमन है तो वो एलर्जी है। तो अब मैंने को बताया अगर एक पेरेंट को कोई भी एलर्जी हो, एस्मा ना हो, स्किन की एलर्जी हो, बाद में भी तो बाद में भी कर सकती है। बिल्कुल, स्पेशली अगर बच्चा स्मोक करने लग जाए कॉलेज में जाके। अच्छा। मैंने बताया कि वी हैव टू, एंड प्लस कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे सी फूड्स हैं, कुछ पीनट्स हैं, कुछ नट्स, एग्जॉटिक नट्स होते हैं जो पहले बचपन में नहीं खाए होते और वो बड़े होके वो खाते हैं पहली बारी। तो वो नट से, उन सी फूड से, और कुछ वेजिटेरियन फूड भी हैं, ऐसे नहीं है, जिनसे कि एस्मा ट्रिगर हो सकता है बड़ी एज में भी जाके। जी जी। तो जैसा अभी सर्दियों का टाइम है, प्रदूषण भी बहुत है, तो मैं ये चाहूंगी कि चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को प्रदूषण में और ठंड में किस तरह से वो बचाव कर सकते हैं कि वो अस्थमा ट्रिगर ना हो। बिल्कुल, तो वो टिप्स थोड़ा सा जरूर मैं एक और एल्डरली के लिए भी टिप दूंगा, क्योंकि इस विंटर्स के अंदर हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स भी ज्यादा होते हैं। तो जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक है, बहुत अच्छी चीज है, बट जब ठंड हो जाए तो उसको आफ्टरनून वॉक करना है। जब वॉक करना है एल्डरली को भी और एस्पेटिक्स को भी, कि जब थोड़ी धूप निकली हो। जिस दिन धूप नहीं है, ठंड ज्यादा है, उस दिन घर के अंदर एक्सरसाइज या वॉक कर सकते हैं, एक चीज। अगर फिर भी धूप निकली हुई है तो अच्छी लेयरिंग करके, थर्मल पहन के, 4 लेयर्स पहन के रात को सोते हुए, मैंने कहा बताया रात को ज्यादा ट्रिगर होते हैं। रात को क्यों एस्मा ज्यादा होता है? बिकॉज ठंड भी रात को ज्यादा होती है। कभी आंधी चल रही है तो बिल्कुल बाहर ना जाए, बिकॉज आंधी के अंदर पोलन होते हैं, तो उससे हमें बचना है। तो आंधी के अंदर कभी बाहर ना जाए। और ये एक हिदायत होती है एस्थमेटिक्स को कि जब भी कभी एक्सरसाइज करनी है तो उससे पहले अपने रेस्क्यू इनहेलर जो है, जो कि विद इन 30 सेकेंड्स काम करता है और 4 घंटे तक काम करता है, वो लेके एक्सरसाइज करने, वॉक करने जाएं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। उनका कोई नुकसान नहीं है, जीरो नुकसान है, उनका फायदा है उनके लिए। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय राजपाल जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रदूषण और अस्थमा, अभी आप इस विषय पर ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे चेस्ट फिजिशियन और अस्थमा विशेषज्ञ डॉक्टर संजय राजपाल। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।